हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। तो चलिए साथियों शुरू करते। रोज सुबह 7 बजे ये करंट और स्टैटिक की आपकी बहुत ही बढ़िया से क्लास होती है, जो हर दिन की तरह एक बार फिर से आप सभी के सामने। तो सबके सब पेन कॉपी लेकर बैठ रहा, बहुत अच्छे से इस क्लास को लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये रिचार्ज करने वाले क्वेश्चन है। पहले शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन के द्वारा मेरा गला भी तब तक खुल जाता है। पहला, गीतांजलि किताब के लेखक कौन है? आप सभी जानते इन्हीं को 1913 में ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। ये पहले भारतीय जिन्हें किसी भी क्षेत्र में नोबेल मिला है। इनको साहित्य का नोबेल, और ये केवल भारतीय ही नहीं, ये पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको 1913 का साहित्य का नोबेल मिला, और ये केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। गीतांजलि के लेखक। पूछा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा, कुल मिला के 5 महासागर होते हैं। कुल मिला के कितने होते हैं? 5। ट्रिक हो जाती है पैसा। पी से हो जाता है प्रशांत या पैसिफिक, ए से हो जाता है अटलांटिक, ए से क्या हो जाता है अटलांटिक, आई से हो जाता है इंडियन या हिंद महासागर, एस से हो जाता है सदर्न या दक्षिणी, और ए से हो जाता है आर्कटिक। इनमें सबसे छोटा है आर्कटिक, जबकि सबसे बड़ा क्या है? यह प्रशांत महासागर है। तो दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाता है? कहोगे सर प्रशांत महासागर। संविधान सभा के अध्यक्ष, या आप इन्हें स्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष। तो देखिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये संघ संविधान करके जो कमेटी थी, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, उसके अध्यक्ष थे बाबा साहब। ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के पहले चुने हुए भी कह सकते हो, संविधान सभा के पहले निर्वाचित भी कह सकते हो, और इन्हीं को आप सभी के सभी संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य भी कह सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व के 3 सबसे ऊंचा पूछ ले तो सबसे ऊंचा हो जाता है एवरेस्ट, फिर आ जाता है K2, फिर आ जाता है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा ये विश्व के टॉप 3 सबसे ऊंचे। 8,848.86 मीटर एवरेस्ट, 8,611 K2 और 8,586 मीटर ये हो जाता है कंचनजंगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा कौन सा हो जाता है? माउंट एवरेस्ट। ये आपका बिल्कुल सही है। पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के टॉप 4 सबसे बड़े महाद्वीप सुन लीजिए। सबसे बड़ा हो जाता है ग्रीनलैंड। अच्छा, महाद्वीप पूछा है, मैं आपको विश्व के 4 सबसे बड़े द्वीप बता रहा हूं। सबसे हो जाता है ग्रीनलैंड, फिर आ जाता है सेकंड बड़ा न्यू गिनी कह देते हैं इसको, तीसरा सबसे बड़ा आ जाता है बोर्नियो, तीसरा सबसे बड़ा बोर्नियो, और चौथा आ जाता है मेडागास्कर। चौथा क्या चाहता है भैया? मेडागास्कर। तो ये दुनिया के 4 सबसे बड़े बड़े द्वीप है। लेकिन आपसे पूछा महाद्वीप, 7 महाद्वीप में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में एशिया सबसे बड़ा है। एशिया याद रखिएगा, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और ये जनसंख्या में भी एशिया सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में एशिया सबसे बड़ा है। तो चलिए भैया अगले पर आ जाते हैं, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में हुए हैं चुनाव। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखा जा रहा है?
घोषित न करके आप ये कह सकते हैं कि किसके बनने की ज्यादा संभावना है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया गया है। तो बांग्लादेश का जो अगला प्रधानमंत्री के रूप में यहां पर साथी अभी चुनाव जो हाल ही में हुए हैं उसमें बीएनपी, जिसको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कह देते हैं, इसकी जीत हुई है। बीएनपी की क्या हुई है जीत, सबसे ज्यादा बहुमत ये बीएनपी लेकर आई है। इसका नेता का नाम है तारिक रहमान। इसके नेता का नाम क्या है, तारिक रहमान। तो यही जो तारिक रहमान है, इसी के बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के बनने की पूरी संभावना है। ये बताइए बांग्लादेश के बारे में, भाई भारत की सर्वाधिक सीमा जो है, भारत की सर्वाधिक सीमा लगभग आप जानते हैं भारत की कितनी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की कितनी स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की कितनी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की मुद्रा, भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतरराष्ट्रीय नदियां कितनी हैं, अंतरराष्ट्रीय नदियां यहीं पर आपको बताना है। गंगा जी का नाम क्या हो जाता है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है यह भी आपको बताना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में अब साथी यात्री ट्रेन, कौन कौन सी यात्री ट्रेन चलती है इनके विषय में भी, ये सब छोटी छोटी चीजें जो अक्सर पूछी जाती है। तो देखिए लगभग 4096.7 किलोमीटर की हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा सीमा यह बांग्लादेश के साथ रखती है। भारत के 5 राज्य, राजधानी हो जाती है ढाका, मुद्रा टका, 54 अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। गंगा जी को पद्मा कहते, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते। यहीं पर याद रखिएगा बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है, यहीं पर बिम्स्टेक का 3 यात्री ट्रेन चलती है, मैत्री, बंधन और मिताली। मैत्री, बंधन और मिताली। भाई भारत और बांग्लादेश के बीच में हालांकि 2024 से अभी सस्पेंड चल रही है, 2024 से भारत और बांग्लादेश के बीच की ये ट्रेन कैसी चल रही है, ये सस्पेंड चल रही है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में ये 3 महत्वपूर्ण ट्रेन है। सबके सब कमेंट करके बताइए, सबके सब, कि भारत बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, बिम्स्टेक का। इसी में एक चीज याद रखना, यहां की संसद को जातीय संसद कह देते हैं या जतीय संसद कह देते हैं, जिसमें टोटल कितनी सीट होती है, जिसमें 350 सीट है। और एक क्वेश्चन और पड़ोसी देशों से पूछता है, बांग्लादेश का वर्तमान संविधान, बांग्लादेश का जो वर्तमान संविधान है वो 16 दिसंबर 1972 से लागू है। 16 दिसंबर 1972 से लागू, 16 दिसंबर 1972 से बांग्लादेश का वर्तमान संविधान ये कब से लागू है, 16 दिसंबर 1972। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ भारत के सहयोग से, जबकि इसका संविधान वर्तमान 16 दिसंबर 1972। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका, 350 सीट होती है, 350 सीट संसद में। यहां की एकल सदनीय संसद है, भारत की तरह लोकसभा राज्यसभा 2 सदन नहीं है। केवल यहां पर कितनी सदन हो जाती है, यह साथी यहां पर कुल और कुल 1 सदन होता है। क्या होता है, 1 सदन होता है। कितना होता है, 1 सदन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चर्चित AI एंगेज पहल को किस अंतरराष्ट्रीय समूह के द्वारा, किसके सहयोग से शुरू किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वाड के सहयोग से, इसके सहयोग से क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, जिसमें बच्चा भारत आ जाता है, इसी में याद रखिएगा जापान और इसी में ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसी में
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, ये क्वाड। अब सुनिए एआई इंगेज क्या है, इसको जारी किसने किया है? अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन करके संस्था हो जाती है। अमेरिका की क्या हो जाती है? नेशनल साइंस फाउंडेशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की एनएसएफ द्वारा यह सती एआई इंगेज करके एक पहल की शुरुआत की गई है क्वाड देशों के समर्थन से या क्वाड देशों की सपोर्ट से। एआई का मतलब होता है साथी एडवांसिंग इनोवेशंस। आप सभी से कृपया करके यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने साथ साथ बोलो भी मेरे साथ, इसकी फुल फॉर्म लिखी भी लो। एडवांसिंग इनोवेशंस, एडवांसिंग इनोवेशंस, एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर इंपावरिंग, एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर इंपावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर, और empowering next gen agriculture इनिशिएटिव या एआई इंगेज पहल भी कह सकते हो। इनिशिएटिव या एआई इंगेज पहल भी कह सकते हो। ए का मतलब होता है एडवांसिंग, आई का मतलब इनोवेशंस, एडवांसिंग इनोवेशंस, ई मतलब इंपावरिंग फॉर नेक्स्ट और नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर, फॉर नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर, फॉर नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव। इसी को साथी शॉर्ट में क्या कह दिया? शॉर्ट में इसे एंगेज कह दिया। इसे शॉर्ट में क्या कह दिया? एआई एंगेज। तो ये कृषि के क्षेत्र में आधुनिकता को बढ़ावा देने के लिए या आधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, आधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, आधुनिक अनुसंधान को यह कहोगे सर बढ़ावा देने के लिए, कृषि के क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी जो होती है उसको बढ़ावा देने हेतु ये एआई इंगेज पहल जो है ये अमेरिका की एनएसएफ करके संस्था है इसकी है, जो कि क्वाड के सहयोग से ये लागू की गई है। ये अमेरिका की एनएसएफ, जैसे हमारी आईसीएआर सीएसआईआर होती है, वैसे ही इसकी नेशनल साइंस फाउंडेशन है। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था जो वहां पर रिसर्च करती है। नेशनल साइंस फाउंडेशन 1950 में इसकी स्थापना और वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। वर्जीनिया में क्या है? हेडक्वार्टर। आप मुझे बताइए भारत में जो कृषि है यह किस सूची का विषय है? भारत में जो कृषि है भाई, इंडिया में हम लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं ये कौन सी सूची का विषय है? सबके सब ये बता के चलिए भारत में एग्रीकल्चर ये किस सूची का विषय है? कृषि बच्चा ये राज्य सूची का विषय है। भारत में कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का। तो फिर से सुन लीजिए, एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर, एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव। ये अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन करके एक संस्था है जो 1950 में बनी, हेडक्वार्टर वर्जीनिया। इसका एक आप ये कह सकते हैं इसकी पहल है, इसके द्वारा जारी की गई एक योजना है जो कृषि क्षेत्र में आधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है कि क्वाड देशों के सदस्यों से मिलकर बनी वैज्ञानिकों की टीम अलग अलग कृषि क्षेत्र के प्रोजेक्ट पर रिसर्च करेगी, अलग अलग कृषि क्षेत्र के प्रोजेक्ट पर। प्रश्न संख्या 3, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच छठी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता, छठी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता ये कहां आयोजित की गई है? भारत और दक्षिण कोरिया देश के बीच में यह विदेश नीति की छठी, विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता की छठी बैठक यह कहां पर आयोजित की गई है? एक बार सबके सब साथी मेरे साथ साथ दोहराते चले बाबू, देखो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कि आप इसे मेरे साथ साथ दोहराएं, क्योंकि इसको क्लास में याद करके जाया करो। फिर मैं तुम्हें वीकली रिवीजन जो कराता हूं, उसमें जो और बची हुई चीजें होती है वो वीकली रिवीजन में तैयार हो जाती है। कहां तैयार हो जाती है? कहोगे सर वीकली रिवीजन, तो इस पर फोकस करना। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच छठी विदेश नीति, इसका आयोजन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में किया गया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इसका आयोजन है। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी क्या हो जाती है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाती है? कहोगे सर सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, जबकि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या हो जाती है? वॉन। वॉन याद रखिएगा, यह दक्षिण कोरिया की मुद्रा है, जबकि राजधानी क्या है? सियोल। राजधानी क्या है? सियोल। तो राजधानी सियोल में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में, जबकि एक उत्तर कोरिया भी है। उत्तर कोरिया जो वो कटोरा कटिंग करके जो जहां का तानाशाह है, उत्तरी कोरिया। तो जो नॉर्थ कोरिया है, इसकी राजधानी प्योंगयांग हो जाती है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? प्योंगयांग। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, जबकि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या बनती है? सियोल। आपका बिल्कुल सही उत्तर है, दक्षिण कोरिया की राजधानी। यहीं पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच छठी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता। प्रश्न संख्या अगले पर आ जाते हैं। पीएम राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक का कैशलेस उपचार मिलेगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बीती 13 फरवरी को सेवा तीर्थ जो नया पीएमओ कार्यालय, सेवा तीर्थ जो नया पीएमओ कार्यालय, इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया। नए पीएमओ कार्यालय का मोदी जी ने क्या किया है? उद्घाटन। कहां? 13 फरवरी को सेवा तीर्थ नए प्रधानमंत्री कार्यालय का उद्घाटन। तो यहीं पर नए प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी जी ने कुछ नई योजनाओं पर हस्ताक्षर किए पहले दिन, क्योंकि नए कार्यालय में, उनमें से साथ ही एक पीएम राहत योजना है। कौन सी? पीएम राहत योजना। पीएम राहत योजना, इसमें जो भी एक्सीडेंट या दुर्घटना से पीड़ित है, जो भी साथी सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित होंगे, सड़क दुर्घटना के जितने भी पीड़ित हैं, उनका साथी 1.5 लाख रुपए तक का ये कैशलेस इलाज कराने का, 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज, 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कराने के लिए ये पीएम राहत योजना। इसी में आपको याद होगी, एक साथी राज्य निकाल रहे हैं जिसे राहवीर योजना कह देते हैं। इसमें यदि कोई किसी घायल की मदद करता है, घायल को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाने पर उसे साथी जांच पड़ताल के बाद में 25,000 की पुरस्कार राशि, 25,000 का एक प्रकार का उसे पुरस्कार राशि मिलेगी। 25,000 की उसको एक पुरस्कार राशि, यह राहवीर योजना हो जाती है। इसी में याद रखिएगा कि जो जनवरी का महीना होता है, 1 जनवरी से 31 जनवरी, जनवरी का महीना भारत में सड़क सुरक्षा माह के तौर पर मनाया जाता है। इसके तौर पर सड़क सुरक्षा माह। इसके अलावा 2-3 काम और मोदी जी ने साइन किए, जैसे लखपति दीदियों की संख्या 2029 तक डबल करने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर फंड है, कृषि फंड, उसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया। ऐसी ही कुछ योजनाएं। तो जो पीएम राहत योजना है, इसमें 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। किसे? सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को। किसे भैया? सड़क दुर्घटना के पीड़ित। ये बताइए, हाल ही में नई दिल्ली में जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बता के चलिए। प्रधानमंत्री जी के नए कार्यालय का नाम, चलिए। एपीडा का स्थापना दिवस, यह बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। एपीडा, इसको हिंदी में कह देते कृषि एवं प्रसंस्कृत, कृषि एवं प्रसंस्कृत, कृषि एवं प्रसंस्कृत
एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात एवं विकास प्राधिकरण, निर्यात एवं विकास प्राधिकरण, निर्यात एवं विकास प्राधिकरण, एपीडा करके एक संस्था हो जाती है, जिसको एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सती वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती है। किसके तहत? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। इसका काम है कि भारत के जो कृषि प्रोडक्ट है, भारत के जो एग्रीकल्चर उत्पाद है, कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करना, अधिक से अधिक निर्यात करना, उन्हें दूसरे देशों में बेचना। इसका 1986 में एक्ट आया था और 13 फरवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। 13 फरवरी 1986 को इसकी स्थापना। इस बार 13 फरवरी 2026 को इसका 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका कौन सा? 40वां स्थापना दिवस। तो बहुत अच्छे से याद रखेगा इस बात को कि 13 फरवरी 1986 को यह बनी है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में क्या है? हेडक्वार्टर। ऐसी कुछ और संस्था हो जाती है जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत है, जैसे कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर, जैसे चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर, जैसे मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर। यह संस्था भी जैसे चाय बोर्ड है, इसका काम है कि चाय की अधिक से अधिक विदेशों में बिक्री हो। जो भारत की चाय है उसकी विदेशों में अधिक से अधिक बिक्री करना, यह किसका काम है? चाय बोर्ड का। बाबू इसको दोहराओ भाई। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? बेंगलुरु। चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? बड़े भैया कोलकाता। और मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? कहोगे सर कोची। मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? कहोगे सर कोची। कहोगे मेरी तरह तुम में से कौन कौन चाय जीवी है? चाय जीवी। जैसे आंदोलन जीवी होते वैसे ही तुम में से कौन कौन चाय जीवी है? चाय जीवी। चाय मिल गई तो ऐसे समझ लो उसे अमृत मिल गया बिल्कुल। तो 13 फरवरी को इसका स्थापना दिवस होता है पीड़ा का। किस मंत्रालय के तहत? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। कृषि उत्पादों का निर्यात करने से संबंधित है। 13 फरवरी 1986। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, चाय बोर्ड कोलकाता और मसाला बोर्ड इसका हेडक्वार्टर कोची में। मसाला बोर्ड इसका हेडक्वार्टर कोची में है। मसाला बोर्ड इसका हेडक्वार्टर कोची में है। तो चाय लवर जैसे होता है बिल्ली प्रेमी, कुत्ता प्रेमी, डॉग लवर, वैसे ही टी लवर, चाय लवर। चाय समाज में खुशी का माहौल है, हम सब चाय लवर्स हैं। चलिए भारत बोधन और आज भारत के समस्त चाय लवर्स को हैप्पी वैलेंटाइन डे। सभी चाय लवर्स को, केवल चाय लवर्स को। चलिए भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 कहां आयोजित किया गया है? 2026 कहां पर आयोजित किया गया है? कहीं घर से बाहर मत निकलना कुछ भी करने। बजरंग दल वाले लठ लेकर घूमेंगे आज पूरे भारत में इधर से उधर। तो चुप क्या करना है तुम्हें? चुप क्लास का रिवीजन करना है। जब तक ना मिले नौकरी तब तक तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं देखना, केवल नौकरी देखनी है। समझ गए? चलो भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है? भारत बोधन। बड़ा मजा आता है मुझे आज के दिन सारी पूरी घटनाक्रम देखने में। थोड़ी देर बाद में तुम्हें ट्विटर पे मिलूंगा यही घटनाक्रम चेक करते हुए। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन ये नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया। नई दिल्ली भारत मंडपम। थोड़ा मेरा गला खराब है, कल मेरी यूपीजी के वाली थोड़ी टाक के क्लास ले ली, पर चलो कोई बात नहीं। एक बार सबके सब क्लास के लिंक को शेयर करके चलना बच्चा। देखो आज सबके सब 15,000 जरूर करा दो। 12,500 चल रहे, मात्र 2,500 की कमी है बाबू। आज तुम सबके सब इसे शेयर करके 15,000 जरूर करा दो। आज मेरी बात खाली मत जाने दो।
बहुत तुम रोज खाली जाने दे रहे हो यार। पहले जमाने में मैं अर्जुन से कहता तो द्रौपद का पूरा साम्राज्य जीत लाता, द्रुपद का साम्राज्य। आज के बालकों से कह दूं अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दे, साम्राज्य तो छोड़ो ऐसे भी जीत कर आए तो बेकार है। क्या जमाने थे, एकलव्य ने अंगूठा काट दिया तो गया अर्जुन अपनी ससुराल का साम्राज्य गुरुजी को दे दिया। तुम ससुराल में बुलाओगे ही नहीं, साम्राज्य तो ससुराल का तब, पहले तो तुम्हारी ससुराल बन जाए, गुरुजी को तो तब बुलाओगे। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली। ये शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में, किसके में? शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत बोधन, याद रखिएगा, भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये बताइए वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री और साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह साथी 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसे बताइए शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा ये साथी 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? यह भी बताइए 86वां संविधान संशोधन 2002 ये कब से लागू हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 ये बाबू कब से लागू हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 ये भारत में किस तिथि से लागू हुआ है? 86वां संविधान संशोधन, तो लिख लीजिएगा वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, संवर्ती कृषि राज्य सूची का विषय है, जबकि शिक्षा संवर्ती सूची का, और 1 अप्रैल 2010 से, कानून तो 2002 में पारित हो गया लेकिन लागू 1 अप्रैल 2010 से, लागू 1 अप्रैल 2010 से। यह लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से, जबकि शिक्षा यह संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किसका विषय है? यह संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किसका विषय है कहोगे सर? संवर्ती सूची का। रूबिक्स इंडस्ट्री इनसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार यह कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? चिकित्सा उपकरण का मतलब है जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं भारत में, जैसे एक्सरे मशीन, जैसे एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, इनका बाजार लगभग 50 अरब डॉलर से ज्यादा का, लगभग 50 अरब डॉलर से ज्यादा का। तो भारत का जो मेडिकल इक्विपमेंट बाजार है वो 50 अरब डॉलर से ज्यादा का पहुंचने का अनुमान है। इसी में बताइए राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब होता है? भारत में साथी राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। इसी में बताइए यह टीबी दिवस कब होता है? इसी में बताइए अंतरराष्ट्रीय हार्ट जो हृदय दिवस होता है यह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को। टीबी दिवस कब होता है कहोगे सर? 24 मार्च। और हार्ट दिवस कब होता है? 29 सितंबर। हार्ट दिवस कब होता है कहोगे सर? 29 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 29 दिसंबर को भारत में दिल का दिवस मनाया जाता है। पूछे भारत का पहला कमर्शियल 8 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर यह कहां स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला कमर्शियल 8 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर, इसमें यह लिख लीजिएगा अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये और एक ई ऑप्शन। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत का जो पहला क्वांटम
का कंप्यूटर है, दुनिया का पहला, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर, ये कर्नाटक के ट्रिपल आईटी धारवाड़ में, कर्नाटक के ट्रिपल आईटी धारवाड़, ये कहां पर कहोगे सर? कर्नाटक के ट्रिपल आईटी धारवाड़, कर्नाटक के ट्रिपल आईटी धारवाड़। जबकि जो ये 8 क्यूबिट पहला वाणिज्यिक, ये कमर्शियल है, ये कैसा है? कमर्शियल अथवा वाणिज्यिक। इसकी स्थापना ये सती अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलोर में की जा रही है। इसकी स्थापना अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में, इसकी स्थापना अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इसी में लिख लीजिएगा, क्वांटम कंप्यूटर का जनक पूछ लेगा, क्वांटम कंप्यूटर का जनक, क्वांटम कंप्यूटर का जनक कौन है? ये सती बहुत ही फास्ट, और आज के जो कंप्यूटर है, इनकी जो आज की टेक्नोलॉजी है, इससे अगली टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर का जनक ये डेविड ड्यूस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डेविड ड्यूस करके एक व्यक्ति है, डेविड ड्यूस को क्वांटम कंप्यूटर का जनक। भाई डेविड ड्यूस को क्या कहा जाता है? कहोगे सर क्वांटम कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर का जनक ये किसको कहा जाता है? डेविड ड्यूस को कहा जाता है, डेविड ड्यूस। प्रश्न संख्या 9, AI फॉर एग्री 2026 वैश्विक सम्मेलन का आयोजन यह कहां पर किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर 2026 का आयोजन यह मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर, यह कहां पर आयोजित होगा? मुंबई के जियो कन्वेंशन केंद्र, मुंबई के जियो कन्वेंशन केंद्र में जो सती AI फॉर एग्रीकल्चर 2026 एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। AI फॉर एग्रीकल्चर 2026, ये जियो कन्वेंशन केंद्र, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। ये बताइए बच्चा, कृषि भारत में ये किस सूची का विषय है? कृषि भारत में कितने फसल मौसम है? भारत में कितने फसल मौसम है? भारत में ये सती कितने फसल मौसम है? भारत में कितने फसल मौसम हो जाते हैं? कितने फसल मौसम? और इसी में आपको बताना है 2-3 संस्थाओं के, जैसे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, यह कहां पर स्थित है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कह देते हैं, यह कहां पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। कृषि राज्य सूची का विषय है, देखिए शिक्षा समवर्ती सूची, कृषि राज्य सूची। भारत में 3 फसल मौसम होते हैं। जैसे अगर जून जुलाई से शुरुआत करें तो खरीफ, खरीफ के बाद में रबी, और रबी और खरीफ के बीच में एक साथी जायद का मौसम, रबी के बाद में खरीफ से पहले एक जायद का मौसम होता है। जबकि बेंगलुरु में भारतीय बागवानी अनुसंधान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर स्थित है? कहोगे सर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, जिसको IIHR कह देते हैं, ये बेंगलुरु में स्थित है। जिसे IIHR कह देते, ये बेंगलुरु में स्थित है। खरीफ, रबी और जायद, खरीफ, रबी और जायद। तो AI फॉर एग्रीकल्चर ये वैश्विक सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन शी बॉक्स का आयोजन कब किया गया? कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको सती शी बॉक्स कहा गया, इस राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या नाम दिया गया? शी बॉक्स नाम दिया गया। इसका क्या नाम दिया गया? शी बॉक्स। तो इसका आयोजन आज 14 फरवरी 2026 को, इसका आयोजन आज 14 फरवरी 2026, ये जो सती महिला और
बाल विकास मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसका आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली, इसका नाम क्या हो जाता है? शी बॉक्स 2026। इस सम्मेलन का नाम क्या हो जाता है बाबू? शी बॉक्स 2026। शी बॉक्स 2026 इस सम्मेलन का नाम हो जाता है। इस पॉइंट पर सबके सब ध्यान दीजिएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, आज 14 फरवरी विज्ञान भवन नई दिल्ली। देखिए 1996-97 का एक केस है, विशाखा गाइडलाइंस। आपसे पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई विशाखा गाइडलाइंस ये किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने हेतु, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने हेतु यह सती विशाखा गाइडलाइंस। फिर इसको लेकर भारत सरकार ने पॉश एक्ट बनाया। कब बनाया? 2013। यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकता है, महिलाओं के यौन उत्पीड़न। और यह प्राइवेट और सरकारी सभी प्रकार के, प्राइवेट प्लस सरकारी सभी प्रकार के कार्यालयों पर लागू होता है। अगर कहीं भी कोई कार्यालय, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पर अगर कोई महिला कार्यरत है तो उस पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। उसको लेकर 2013 में यह पॉश एक्ट आया। 2013 में कौन सा एक्ट आया है? कहोगे सर पॉश एक्ट आया है। 2013 का यह पॉश एक्ट। प्रश्न संख्या 11, नागालैंड के किस समुदाय ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, नागालैंड के किस समुदाय ने पेंगोलिन के शिकार और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? नागालैंड की किस कम्युनिटी ने जो पेंगोलिन नाम का जीव होता है उसके शिकार और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? अब ना तो पेंगोलिन का शिकार किया जाएगा, न ही उसके मांस को खाया जाएगा। यह संगतम नागा समुदाय है। कौन सा भैया? संगतम नागा समुदाय। सबके सब बोलो एक साथ, संगतम नागा समुदाय ने पेंगोलिन के शिकार और उपभोग पर पूरा प्रतिबंध। नागालैंड की बात करें तो अच्छे से याद रखिएगा, भारत के उत्तर पूर्व का राज्य नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963। पूछेगा नागालैंड का गठन कब किया गया? 1 दिसंबर 1963। यहां पर साथ ही एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। कौन सा हॉर्नबिल फेस्टिवल? 10 दिन का है, 1 से 10 दिसंबर, 1 से 10 दिसंबर प्रत्येक वर्ष। और यह कितने दिन का त्योहार है? यह 10 दिन का त्योहार है। गठन 1 दिसंबर 1963, गठन 1 दिसंबर 1963। अभी यहीं पर भारत सरकार और जो पूर्वी नागालैंड की समस्या है उसको लेकर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। तो जो संगतम समुदाय, इसने ये बताइए वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर जो देगा उसको 101 तोपों की सलामी है। 101 तोपों की सलामी। वन्य जीव संरक्षण दिवस, वन्य जीव संरक्षण दिवस। और ये बताइए वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस या जानवर दिवस, यह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर, वन्य जीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर। जो 3 मार्च को होता है वो विश्व वन्य जीव है, खाली विश्व वन्य जीव। और ये हो जाता है साथी वन्य जीव संरक्षण दिवस। बहुत अच्छे। पूछे भारतीय सेना पहली बार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थल सेना के द्वारा पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भारतीय थल सेना के द्वारा ऐसा पहली बार हुआ है। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप
आई मेक 2026 ये सती पूर्वी हिमालय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश आदि में ये आई मेक 2026, ये बताइए थल सेना दिवस कब होता है, वायु सेना दिवस कब होता है, वायु सेना दिवस। इसी में बताना है नौ सेना दिवस या नेवी डे कब होता है, नौ सेना दिवस या नेवी डे कब होता है। इसी में बच्चा सशस्त्र बल झंडा दिवस भी बताइए, सशस्त्र बल झंडा दिवस भी आपको बताना है कि सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है। एक बार सबके सब साथी 13,000 चल रहे, सबने एक बार थोड़ा सा जी जान लगाया तो पहले 14,000 के बैरियर को और उसके बाद में यह रथ 15,000 पर रुकना चाहिए। जब साथी कोई बड़ा बुजुर्ग कोई आकांक्षा रखे उसको पूरा करना छोटों का कर्तव्य होता है। तो सबके सब एक बार इस क्लास के लिंक को एक बार खींचकर शेयर कर दीजिए कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उस पर है धिक्कार, उस पर है धिक्कार जो न देखे सपना और सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। जितना कराता चल रहा हूं उसको दोहराते चलो। तो थल सेना 15 जनवरी, वायु सेना 8 अक्टूबर, नौ सेना 4 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस। चलिए भैया, पूछेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 फरवरी 2026 को सशक्त भारत के लिए कर्मयोग नामक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत कहां से? सशक्त भारत के लिए कर्मयोग, सशक्त भारत के लिए कर्मयोग तो नई दिल्ली से शुरुआत की है। यह कहां से शुरुआत की है भैया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसी में बता के चलना है आपको साथी। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61। आपको यह भी बताना है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए। चलो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक दिन के लिए भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाए, यदि तुम्हें किसी को तुम्हें से यह मौका मिले एक दिन का राष्ट्रपति, तो तुम क्या करोगे? एक काम जो तुम जरूर करोगे देश में, सबके सब बताओ, तब तक मैं इनकी पूर्ति करता हूं। राष्ट्रपति का पद, इसमें आ जाता है कार्यपालिका की, संघ कार्यपालिका की समस्त शक्ति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर। 54 में आ जाते हैं निर्वाचक मंडल के भी चुने हुए लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य वोट डालेंगे। इसमें आ जाता है तरीका, मैनर ऑफ इलेक्शन। 56 में आ जाता है, याद रखिएगा, 56 में आ जाता है कार्यकाल। 56 में पद धारण करने से 5 वर्ष। 57 में आ जाता है पुनः नियुक्ति। 58 में योग्यता, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो तो 35 वर्ष। इसमें आ जाता है शर्त। 60 में आ जाती है शपथ। 61 में आ जाता है महाभियोग। किसी भी सदन में शुरू होता है, किसी भी सदन में शुरू हो सकता है और 14 दिन की सूचना, 1/4 सदस्यों के साइन। 35 वर्ष कम से कम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों बनने के लिए 35 वर्ष, तीनों बनने के लिए 35 वर्ष। भारत के पहले राष्ट्रपति बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति। एक कह रहा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं बस यही सुनना चाह रहा था। आज इस बात को तुम के सब नोट कर लो। इतना भ्रष्टाचार है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना भ्रष्टाचार है, आप सोच भी नहीं सकते कितना भ्रष्टाचार है। कल राजस्थान में जूनियर असिस्टेंट, जो पंचायत कार्यालय का जूनियर असिस्टेंट होता है, उसके यहां पर एक छापा पड़ा
जो छोटा सा जूनियर असिस्टेंट है, 1 किलो सोना 1,60,00,000 का, 75 लाख नगद, कम से कम 5 किलो चांदी, 100 बीघा जमीन, 4 बंगले, तुम सोच नहीं सकते उसने क्या किया होगा। अगर भारत पीछे है और जीवन में जब भी पीछे रहेगा, उसका एकमात्र कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी को सीधे 30 दिन के अंदर फांसी होनी चाहिए। जितनी भ्रष्टाचार की संपत्ति है उसको बेचकर देश के काम आनी चाहिए, सेना को दे देनी चाहिए, सेना के लिए हथियार खरीदने चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, देश की शिक्षा इत्यादि। लेकिन भ्रष्टाचारी को सीधी फांसी। 5 रुपए का भ्रष्टाचार भी करे तो भी, 5 लाख का करे तो भी। सिंगापुर बना। एक बार उसके प्रधानमंत्री से पूछी कि भाई आपने कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने कहा भ्रष्टाचार। दीमक के दीमक खोखला कर देती है, खोखला एकदम, और टॉप से लेकर नीचे सारे एक जैसे ही है। चलो, किस संस्था ने हाल ही में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 6ठा संस्करण, और मैं किसे ज्ञान दे रहा हूं, ये तुम में से कौन कौन है जो कल को पुलिस, एसएससी, रेलवे आदि में लगकर भ्रष्टाचार नहीं करेगा। जो भ्रष्टाचार नहीं करे उन्हें मेरी तरफ से मां सरस्वती, बाबा श्यामले का नाम लेकर आशीर्वाद है। जाओ, इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम देखोगे। एक तो जीप पे हाथ फिरा रहा है, ओ गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, कहते ही फांसी पहले वालों को दे दो, हमें तो करने दो, ऐसे तेरे रेपटा दूंगा, तेरा मुंह भरा भ्रष्टाचार का है, पहले नौकरी ले ले, भ्रष्टाचार बाद में। लड़की भी सर मैं भी भ्रष्टाचार करूंगी। फिर बेटी तू चक्की पीसिंग भी करेगी जेल में, फिर तू चक्की पीसिंग, फिर तो मेरी याद आएगी, फिर बड़ा सताएगी, फिर तू खुद को नहीं करेगी माफ, तब तक मामला हो जाएगा तेरा साफ। चलिए, इनको भ्रष्टाचारियों को तुरंत के तुरंत रफा दफा मामला, तुरंत नई भर्ती निकालो, तुम्हारा कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। चलो, कहोगे सर नीति आयोग ये जो व्यापार के आंकड़े जारी करती है, ट्रेड वॉच क्वार्टरली, ये नीति आयोग जारी करती है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री जी होंगे। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी। पूछा है प्रश्न संख्या 14, somebody walking on your grave, कोई आपके कब्र पर चलेगा। इस किताब की लेखिका कौन है? बड़ी ही वाहियात सी किताब है, नाम देखकर भूत, चुड़ैल, डायन, जिन्न की सी फीलिंग आ रही है। तुमने किसी ने भूत देखे, चुड़ैल, डायन, मतलब लेडी भूत जो होती है, भूतली। somebody walking on your grave, somebody walking on your grave, कोई तुम्हारी कब्र पर चलेगा। ये किताब आई तो सितंबर 2025 में थी, सितंबर 2025 में, लेकिन अभी इसके ऊपर द हिंदू में एक रिव्यू आर्टिकल आया था, इसलिए क्वेश्चन बना दिया। मारियाना एनक्रेज, मारियाना एनरिकेज, मरने के बाद में ग्रेव माने कब्र, मारियाना मरने के बाद में कब्र, ऐसे याद कर लेना। कोई तुम्हारी कब्र पर चलेगा, और यदि कोई तुम्हारी कब्र पर चले वहीं धर लेना उसको ऊपर आ जाना पूरे के पूरे। तो somebody walking on your grave, मारियाना एनक्रेज, मारियाना एनक्रेज, मारियाना एनरिकेज। आईपीएमए द्वारा वैश्विक परियोजना पेशेवर मंच सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 2-3 चीजें पूछेगा। आईपीएमए द्वारा वैश्विक परियोजना पेशेवर मंच सम्मेलन का आयोजन महाबलीपुरम तमिलनाडु में। कहां पर भैया? महाबलीपुरम तमिलनाडु। देखिए, जो महाबलीपुरम है इसका जो नामकरण है या इस शहर की स्थापना, या इस शहर की स्थापना, इस शहर की स्थापना ये पल्लव वंश के प्रतापी राजा, ये पल्लव वंश हुआ है
दक्षिण भारत में जिसकी राजधानी कांचीपुरम होती थी, नरसिम्हा वर्मन प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा? नरसिम्हा वर्मन प्रथम के द्वारा, ये इसके द्वारा महाबलीपुरम की स्थापना। यहीं पर एक शोर टेम्पल है, यहीं पर क्या हो जाता है? शोर मंदिर, जिसको साथ ही तटीय मंदिर भी कहते हैं। इसको पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के द्वारा। इसे किसके द्वारा? नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। यही महाबलीपुरम में यह पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा, जबकि यहीं पर एक शोर टेम्पल स्थित है, उससे नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के द्वारा। जबकि पूछेगा महाबलीपुरम, जिसको ममल्लपुरम भी कह देते हैं, इस शहर की स्थापना किसने की थी? तो पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने। पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने, पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम, जिसे ममल्ल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ममल्ल कहा जाता था। साथ ही 14,000 में 500 की कमी है। एग्जाम्पल वालों, अपने विवेक गुरु जी के सारे शिष्या एक बार सब के सब आज 14,000 तो होने ही चाहिए पार। नई दिल्ली में बायरेक अनुसंधान, विकास और नवाचार फंड का शुभारंभ किसने किया है? बायरेक अनुसंधान, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, RDI फंड का उद्घाटन यह विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा बायरेक अनुसंधान, विकास और नवाचार फंड, यह किसके द्वारा? ये भैया भारत के केंद्रीय विज्ञान मंत्री हैं। विज्ञान मंत्री के द्वारा नई दिल्ली में बायरेक RDI फंड का शुभारंभ किया गया है। बायरेक RDI फंड का शुभारंभ, जैसे पूछ लेगा CSIR की स्थापना, CSIR ये 1942 में बना, जो केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद होती है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कहोगे सर प्रधानमंत्री। तो ये जो अपनी विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये बायरेक अनुसंधान विकास फंड है, जिसका शुभारंभ किसने किया? विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। लव इन द टाइम ऑफ कास्ट, लव इन द टाइम ऑफ कास्ट, ये शॉर्ट स्टोरी है। इसके लेखक कौन है? लव इन द टाइम ऑफ कास्ट, निखिल पंधी करके याद रखिएगा, निखिल पंधी। लव इन द टाइम ऑफ कास्ट, ये निखिल पंधी। लव इन द टाइम ऑफ कास्ट, निखिल पंधी याद कर लेना। FMCG कंपनी डाबर दक्षिण भारत में अपना पहला विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित करेगी? यह जो डाबर कंपनी है दक्षिण भारत के तमिलनाडु के टिंडीवनम में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के टिंडीवनम में, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के टिंडीवनम में यह साथी अपना पहला विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। कौन सी कंपनी? डाबर कंपनी। दक्षिण भारत में अपना पहला, ये कहां पर? टिंडीवनम तमिलनाडु। टिंडीवनम कहोगे सर तमिलनाडु, टिंडीवनम तमिलनाडु। देखिए जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। हम लोग इंदिरा पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम लोग दक्षिणतम बिंदु। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन। कौन सा हो जाता है? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। हाल ही में थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनका नाम है पुनीत अग्रवाल। थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में। बच्चा जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक जाया मत कीजिए,
लास्ट का रिवीजन करके ही क्लास से बाहर कदम रखने, क्लास से बाहर नहीं तो जो कदम क्लास से बाहर जाएगा छांट दूंगा उसे, छांट। पुनीत अग्रवाल थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत। थाईलैंड की राजधानी बताइए, थाईलैंड की राजधानी, मुद्रा बताइए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? बैंकॉक। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे सर थाई बात। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा हो जाती है थाई बात। पूछा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के सीनियर राइफल और पिस्टल मुकाबलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें 13 तो भारत ने गोल्ड जीते। इसमें भारत ने गोल्ड कितने जीते? कहोगे सर 13 गोल्ड, जबकि 11 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज। 13 जीते गोल्ड, सिल्वर जीते 11, ब्रॉन्ज जीते 9, तो 9 11 20 और 13 हो जाएंगे 33। ये नई दिल्ली करणी सिंह शूटिंग रेंज में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, इसकी सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में भारत ने टोटल 33 पदक जीते। भारत ने टोटल कितने पदक जीते? कहोगे सर 33 पदक जीते। यहां पर आज जो हमने करंट अफेयर पढ़े उनका एक रिवीजन सा है। गीतांजलि के लेखक सबसे बड़ा महासागर, संविधान सभा के अध्यक्ष, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे बड़ा महाद्वीप, बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री कौन संभावित? एआई एंगेज पहल। देखिए गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, कहोगे प्रशांत। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट बताओ। सबसे बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या और क्षेत्रफल एशिया, ये तारिक रहमान करके इनका नाम है। एआई इंगेज अमेरिका के एनएसएफ के द्वारा पीएम राहत 1,50,000 रुपए की धनराशि। एपीडा 13 फरवरी 1986 को स्थापना। भारत बोध, ये नई दिल्ली में। डाबर प्लांट तमिलनाडु में। भारत के थाईलैंड में राजदूत पुनीत अग्रवाल। एशियाई शूटिंग में 33 पदक। चिकित्सा उपकरण बाजार $50.1 मिलियन। यह सत्य कर्नाटक की बेंगलुरु की अलायंस यूनिवर्सिटी। मुंबई में एआई फॉर एग्री 2026। शी बॉक्स 14 फरवरी, आज विज्ञान भवन नई दिल्ली। पेंगोलिन नागालैंड का संगतम समुदाय। आईमेक, ये सत्य पूर्वी हिमालय में, यह भारतीय सेना इसको आयोजित कर रही है। कर्मयोग अभियान नई दिल्ली से राष्ट्रपति जी के द्वारा। ट्रेड वॉच रिपोर्ट नीति आयोग। आईपीएमए सम्मेलन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। तमिलनाडु के महाबलीपुरम। बार्क जितेंद्र सिंह बाइरेक और लव इन द टाइम निखिल पंधी। आपको यह बताना है, आपको साथी इसमें बताना है, इसमें सबको कि पल्लव वंश की राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी और शोर टेम्पल जो है तमिलनाडु में, इसका निर्माण किसने किया था? शोर टेम्पल का निर्माण यह साथी किसने किया था? यह 5 क्वेश्चन का उत्तर और देना। 5 क्वेश्चन का उत्तर। घाना की राजधानी और मुद्रा, अल्बानिया की राजधानी और मुद्रा, घाना की राजधानी मुद्रा, अल्बानिया की राजधानी मुद्रा, मेडागास्कर की राजधानी मुद्रा, थाईलैंड की राजधानी मुद्रा, थाईलैंड की राजधानी और दक्षिण कोरिया की राजधानी मुद्रा। इन 5 देश की राजधानी मुद्रा। देखिए ये क्लास बाबू रोज कितने बजे होती है? कहोगे मेरे बड़े भैया रोज सुबह 7 बजे। अभी आप में से बहुत से ऐसे साथी होंगे जो इस क्लास को पहली बार ले रहे हैं एग्जामपुर पर। तो जो भी इस क्लास को साथी पहली बार ले रहा है, सबके सब एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां आप इस क्लास को देख रहे हैं उसी क्लास के आपको नीचे सब्सक्राइब करने के लिए यहां पे काला सारा होगा, इसको सबके सब सब्सक्राइब कर लो। और जिसने बच्चा लाइक नहीं किया है तब सबके सब इसे जरूर लाइक कर लीजिए।